हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में मिक्सचर गिवन होगा, आपको टेक्निक का नाम बताना है जिस टेक्निक के थ्रू इस मिक्सचर को आप सेपरेट आउट करोगे। सिंपल जो सेपरेशन टेक्निक है उसका नाम बता देना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला मिक्सचर गिवन है, वाटर का एक सॉल्यूशन गिवन है जिसके अंदर हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिक्स किए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट, इसको सेपरेट आउट करना है। तो हम लोग जो टेक्निक का यूज करेंगे उस टेक्निक को हम लोग इवापोरेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और जो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट है दोनों अलग अलग होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज वी नो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही सोडियम क्लोराइड का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 1465 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना जो सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। इस फिगर में देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन गिवन है। तो जैसे ही हम लोग बर्न करेंगे यानी हीट देंगे तो वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इवापोरेटिंग डिश है उससे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। ऐसे ही हम लोग वाटर में से जो कॉमन सॉल्ट है उसको अलग करेंगे। तो सिंपल आपको टेक्निक का नाम याद रखना है। तो टेक्निक है आपका इवापोरेशन। फर्स्ट का बी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक मिक्सचर गिवन है जिसमें सोडियम क्लोराइड है और आपका अमोनियम क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों जो सब्सटेंसेस है उसको सेपरेट आउट करना है। तो हम लोग सब्लिमेशन टेक्निक के थ्रू दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होता है, जैसे उसको हीट मिलेगा वो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर में जो टेम्परेचर है वो कम है। जो हमारे पास इन्वर्टेड फनल गिवन है उसके अपर साइड में आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और नीचे वाला जो चाइना डिश है इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। यानी इस पार्ट में आपका अमोनियम क्लोराइड रहेगा और जो चाइना डिश है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड रहेगा। आपको सिंपली सेपरेशन टेक्निक का नाम याद रखना है तो सब्लिमेशन याद रखना है, और याद रख सकते हो जो अमोनियम क्लोराइड है एक सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, यहाँ पर स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल में आपका स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल है, यानी इन दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेशन टेक्निक का नाम फिल्ट्रेशन है, यानी हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू जो हमारे पास इंजन ऑयल है उससे हम लोग मेटल को अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्लास फनल है और हम लोग एक फिल्टर पेपर उसके अंदर रख लेंगे। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है दैट इज इंजन ऑयल और स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल, इसको इस ग्लास फनल में रख लेंगे। तो जो आपका इंजन ऑयल है और फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएगा तो दूसरे बीकर में वो गिर जाएगा, और जो अपर पोर्शन में जो फिल्टर पेपर में सिर्फ और सिर्फ रेसिड्यू बच जाएगा, दैट इज हमारे केस में मेटल बच जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इंजन ऑयल और मेटल को सेपरेट आउट करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। तो जो फ्लावर पेटल है उसमें अलग अलग पिगमेंट होगा, उस पिगमेंट को अलग करना है। तो हम लोग जो सेपरेशन टेक्निक का यूज करेंगे उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर यहाँ पर इंक के बारे में भी अगर लिखा होगा तो इंक को भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसके पिगमेंट को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो प्रोसेस देख लो थोड़ा सा। हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। इस पेपर में हम लोग मान लो जैसे एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन में जो भी हमारे पास फ्लावर पेटल का एक्सट्रैक्ट है 2-4 बूंद डाल देंगे। उसके बाद ऐसे एक हम लोग चैम्बर ले लेंगे, इस चैम्बर को हम लोग क्रोमेटोग्राफी चैम्बर कह देंगे, और इसमें जो ये पेपर स्ट्रिप है जिसमें हम लोग फ्लावर पेटल को एक्सट्रैक्ट करके 2-4 बूंद को डाले थे उसको रख देना है और थोड़ा सा आपको वाटर दे देना है। वाटर इस टिप तक होना चाहिए। तो जैसे ही जो सॉल्वेंट हमारे पास वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो आपका फ्लावर पेटल में जो भी पिगमेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेपरेट आउट करते हुए दिखाया गया है। तो अलग अलग आपका जो कलर है आपको इस पेपर में नजर आएगा। ऐसे ही हम लोग जो फ्लावर पेटल का पिगमेंट है उसको अलग करते हैं। तो टेक्निक का नाम याद रखना है तो सिंपली क्रोमेटोग्राफी याद रखना। इंक को भी इसी मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट है ई बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड में से अगर बटर को अलग करना है
तो उस सेपरेशन टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे देखो एक हमारे पास मशीन गिवन है, यहाँ पे कर्ड और बटर गिवन है, इसको हम लोग मूव कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग मूव कराएंगे तो जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। हमारे केस में बटर एक लाइटर पार्टिकल से, इसलिए वो अपर पोर्शन में आ जाएगा, और जो कर्ड है जो कि डेंसर पार्टिकल है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, यानी फिल्टर कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट जो F है, ऑयल फ्रॉम वाटर, तो इसको हम लोग सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट आउट करेंगे, क्योंकि जो ऑयल और वाटर है वो दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड बोले तो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग वाटर और ऑयल को डालेंगे सेपरेटिंग फनल में, तो वाटर आपका डेंसर होता है वो नीचे के साइड रहेगा, और जो ऑयल है वो अपर पोर्शन में रहेगा, वाटर के अपर सरफेस पे रहेगा। तो इजिली हम लोग सेपरेटिंग फनल के थ्रू यहाँ पे अलग कर सकते हैं। एक हमारे पास फ्लास्क हम ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, और इस सेपरेटिंग फनल में हम लोग मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर रखेंगे। अपर पार्ट में आपको ऑयल होगा और उसके नीचे पार्ट में वाटर होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको जो स्टॉप कॉक है उसको हम लोग ऑन करेंगे, यानी थोड़ा सा लूज करेंगे तो पानी नीचे तरफ आने लगेगा। जैसे ही पानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा फिर स्टॉप कॉक को हम लोग टाइट कर देंगे, तो सेपरेटिंग फनल में सिर्फ और सिर्फ ऑयल बच जाएगा और नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें वाटर बच जाएगा। तो सिंपल टेक्निक का नाम याद रखना है, तो सेपरेटिंग फनल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज जी, टी लीव्स फ्रॉम टी। जो चाय है, चाय में से हम लोगों को चाय पत्ती को अलग करना है, तो सिंपली हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे। देखो आपके पास एक चाय छकनी होता है जिससे हम लोग चाय को छाकते हैं बेसिकली। तो जो टी लीव्स है वो लार्ज पार्टिकल होता है, वो इस चाय छकनी से पास नहीं करता है। जैसे हम लोग टी, जिसमें टी लीव्स है, इस चाय छकनी में डालेंगे तो इससे क्या होगा, टी तो पास हो जाएगा लेकिन टी लीव्स पास नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग टी में से टी लीव्स को सेपरेट आउट करेंगे। नेक्स्ट है एच, दैट इज आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। हमारे पास आयरन और सैंड का एक मिक्सचर गिवन है, इन दोनों को सेपरेट आउट करना है तो हम लोग मैग्नेट का यूज करेंगे। तो यूजिंग अ मैग्नेट, हमारे पास एक मैग्नेट है। जैसे इस मैग्नेट को सैंड और आयरन फिलिंग्स वाला जो मिक्सचर है उसके पास लेके जाएंगे, तो जो भी आयरन पार्टिकल्स होगा वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और सारा आयरन पार्टिकल इस मैग्नेट में जाकर चिपक जाएगा, यानी अट्रैक्ट होकर अटैच्ड हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सैंड बच जाएगा और इस मैग्नेट के पास पूरे का पूरा जो भी आयरन फिलिंग्स होगा जाकर अटैच्ड हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं सैंड में से अगर आयरन पिन को अलग करना है तो हम लोग मैग्नेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इस सेपरेटिंग टेक्निक को हम लोग विनोइंग कहते हैं। अगर आपने व्हीट का क्रॉप्स देखा होगा तो व्हीट के क्रॉप्स में एक अपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हस्क कहते हैं। इसके अंदर आपके पास व्हीट ग्रेन होता है। जो आपका हस्क है वो लाइट पार्ट है, यानी हल्का होता है। तो जैसे ही हम लोग, हमारे पास ऐसा घरों में होता है फटकने वाला, तो इसमें हम लोग हस्क और व्हीट ग्रेन को रखेंगे। और आपको एयर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में एयर है उसी डायरेक्शन में हम लोग फटकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारा हस्क है वो लाइट पार्टिकल है, इसलिए हवा के साथ वो उड़ जाएगा और नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हीट ग्रेन आपको गिर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग फटक रहे हैं तो जो आपका हस्क है, क्योंकि लाइट पार्ट है, तो इसी वजह से हवा के साथ वो उड़ने लगेगा और दूसरे साइड जाके गिरेगा। और जो व्हीट ग्रेन है वो हार्ड पार्टिकल है, वो सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसे ही हम लोग व्हीट ग्रेन को हस्क से सेपरेट आउट करते हैं। तो प्रोसेस का नाम याद रखना, विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आपको टी, दैट इज चाय को बनाना है और चाय बनाने के लिए जो भी स्टेप रिक्वायर्ड है उसको राइट डाउन करना है। और उन स्टेप में से यहाँ पे कुछ वर्ड गिवन है, उस वर्ड को डिफाइन करना है। तो हम लोग सबसे पहले टी को बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले वाटर को बॉईल करेंगे। तो जो हमारा वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। देन इस वाटर में हम लोग कुछ टी लीव्स को पुट करेंगे। तो जो टी लीव्स है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही टी लीव्स को हम लोग डालेंगे वाटर में तो आपस में दोनों मिक्स हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर वाटर है एंड देन आपका टी लीव्स है, तो दोनों के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। देन हम लोग इस सॉल्यूशन में शुगर को डालेंगे। तो जो शुगर है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए हम लोग एज इट इज इसको रहने देते हैं। देन मिल्क को इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो मिल्क भी मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो हमारा टी है यानी चाय है वो रेडी हो जाएगा। देन इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। हमारा ये चाय छकनी है, इसके थ्रू हम लोग उस टी को छाक लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा टी लीव्स है
वो इस छकनी में ही रह जाएगा और जो सॉल्यूशन है ये पास ऑन हो जाएगा। तो जो टी लीव्स है इसको हम लोग रेसिड्यू कह देंगे, जो सॉल्यूशन पास ऑन हो चुका है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कह देंगे। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास वाटर था, देन शुगर है, देन मिल्क है, तो ये आपस में मिक्स हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्यूबल सॉल्यूट कह देंगे। वही जो टी लीव्स है वो इस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्यूट कह देंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर जो भी वर्ड गिवन है उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है। इस ऑब्जर्वेशन के लिए प्रज्ञा ने अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे जो उसकी सॉल्युबिलिटी है उसको चेक की है। इस सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए प्रज्ञा ने अलग अलग सब्सटेंस को जो कि ग्राम में ली है उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व की है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट वाटर है उसको 100 ग्राम लिया गया है और जो सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है उसको अलग अलग लिया गया है और टेम्परेचर भी आपका अलग अलग है। एक वो ऑब्जर्वेशन टेबल देख लो, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल के बेसिस में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए आपके पास वाटर है 50 ग्राम और जो टेम्परेचर है 313 केल्विन दिया हुआ है। तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पोटासियम नाइट्रेट कितना रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना है। बेसिकली मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट निकालना है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया था, अलग अलग टेम्परेचर लिया गया था और अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग अमाउंट लिया गया था। तो हमारे पास पोटासियम नाइट्रेट है। पोटासियम नाइट्रेट 313 केल्विन टेम्परेचर में 62 ग्राम लिया गया था। यहाँ पे वाटर 100 ग्राम है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो वाटर है वो 50 ग्राम है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है जो पोटासियम नाइट्रेट होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे कि 100 ग्राम से हाफ है 50 ग्राम, तो 62 ग्राम का हाफ हम कर देंगे, डेट इज 31 ग्राम आ जाएगा। तो जो पोटासियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड होगा वो 31 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो पोटासियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड है 62 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम का निकाल लेंगे। 100 ग्राम से कम है 1, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 62 डिवाइड बाय 100, देन आपको तो 50 ग्राम का निकालना है। तो 50 ग्राम जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। 15 2 जा 100 और 2 31 से 62 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 31 जो ग्राम है निकल के आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर एमसीक्यू के लिए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो कि 100 ग्राम में 62 चाहिए, तो जो मेरा वाटर है बिकम हाफ हो गया है, यानी 50 ग्राम हो गया है, तो जो मास वो भी हाफ हो जाएगा, डेट इज 31 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। गिवन एट 313 केल्विन जो मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 62 ग्राम, जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल से हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम के लिए 62 ग्राम चाहिए, तो देन 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना चाहिए, 62 डिवाइड बाई 100। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर अगर 100 ग्राम है, देन 100 ग्राम से अगर कम वैल्यू रहती है तो आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 1 कम वैल्यू है, तो आपको 62 डिवाइड बाई 100 करेंगे। देन आपको फाइंड करना 50 ग्राम के लिए, तो 50 ग्राम 1 से ज्यादा है, तो इस पूरे पार्ट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 50 ग्राम के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, 50 1 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 31 से डिवाइड हो जाएगा, तो 31 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो हेंस 31 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट 3 का बी पार्ट है। प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई है पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन टेम्परेचर पे। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे रखी है कूल करने के लिए। तो आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि कूल होने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी अगर सॉलिड पार्ट को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनाया गया था वो 353 केल्विन में बनाया गया था। इसको हम लोग कूल कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन हो जाएगा। तो आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम लोग सिंपली 25 ऐड कर देंगे,
तो 298 केल्विन हो जाएगा। यानी हम लोग जो सॉल्यूशन बनाए हैं 353 केल्विन में बनाए हैं, इसको कूल कर रहे हैं हम लोग 298 केल्विन में, यानी हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा तो आपको जो पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल नजर आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाया गया था 353 केल्विन में और उसको हम लोग कूल कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन है। तो हिंस प्रज्ञा विल ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग the saturated solution the crystal of potassium chloride will be obtained। तो जैसे ही कूल हो जाएगा तो आपको पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल नजर आएगा। तो सिंपली आपको यही राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ इस सॉल्ट एट 293 केल्विन। आपको जितना भी सॉल्ट गिवन है 293 केल्विन पे उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया गया होगा। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में से आपको हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है 293 केल्विन में। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल को राइट डाउन कर लेंगे 293 केल्विन के लिए। तो जो सॉल्युबिलिटी जो ग्राम में होगा, पोटेशियम नाइट्रेट 32 है, सोडियम क्लोराइड 36 है, पोटेशियम क्लोराइड 35 है और अमोनियम क्लोराइड 37 है। तो जो गिवन सॉल्ट है उसमें हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी आपका अमोनियम क्लोराइड का है, जो कि 37 ग्राम है। यहाँ पर हम नॉर्मली लिखेंगे जो डाटा गिवन है उसमें से हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है एट टेम्परेचर 293 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। तो सबसे पहला पार्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपली एक गिवन टेम्परेचर पे जब हम लोग सॉल्वेंट में फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, इसमें आपका वाटर है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन है, जो कि रूम टेम्परेचर होगा। इसमें हम लोग कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, लाइक सॉल्ट या फिर मेरा शुगर। हमको इसको डिसॉल्व करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही हम लोग सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो अगर कम अमाउंट होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा एक सिचुएशन जब आपका सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा तो उस सिचुएशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन ऑक्सीजन, या फिर शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। तो एग्जांपल में ये दो एग्जांपल लिख लेना और सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपली लिखना कि सॉल्वेंट में हम लोग फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, इंक्रीज नहीं करना है। हाँ, अगर कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है, उसके बाद आपको जो भी सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व करना है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस इज अ मैटर which consists of single type of particle and has specific properties, that is all constituent particle of the substance have the same chemical properties। तो pure substance is a type of matter जिसमें single type of particle से मिलकर बना होता है और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो स्पेसिफिक होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है H2O, यहाँ पर जो पार्टिकल से आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। वैसे ही सॉल्ट, गोल्ड, ये सब एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। नेक्स्ट है कोलॉइड। जो कोलॉइड है एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ द सॉल्यूट्स इन द मिक्सचर इज सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअल विथ नेकेड आईज। तो जो कोलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यहाँ पर जो सॉल्यूट का साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग नेकेड आई से सीन नहीं कर पाएंगे। When a beam of light is passed through the colloid, then the path of light become visible। जैसे ही हम लोग कोलॉइड सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो आपका जो भी पार्टिकल है वो विजिबल होगा। एग्जाम्पल में हम लोग मिल्क, बटर, ब्लड, फोम, फॉग, स्मोक, क्लाउड, ये सब एग्जाम्पल है कोलॉइड मिक्सचर का। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। इसमें सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होगा बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। और हम लोग इस सॉल्यूट को नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे
तो जो पार्टिकल है नीचे में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सस्पेंशन है वो बेसिकली अनस्टेबल होता है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको लर्न करना है आपको। नेक्स्ट, इसको हम लोग सिंपली फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर पाएंगे, जैसे कि मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। ये एग्जांपल है सस्पेंशन का। जैसे ही पानी में आप आटा को मिक्स करोगे तो जो आटा है बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, वैसे ही चॉक पाउडर को जब वाटर में आप मिक्स करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, बॉटम में जाकर वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली याद रखना कि होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। जब आप इस सॉल्यूट पार्टिकल को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन पार्टिकल है वो अनस्टेबल है और वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको हम सिंपली फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर पाएंगे और यहाँ पर एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एज होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है, इसको आपको क्लासिफाई करना है कि होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कोई भी सेपरेशन बाउंड्री ना हो, नो सेपरेशन बाउंड्री, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे वो होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर में आप सेपरेट कर पाओगे, यानी विजिबल बाउंड्री होगा। तो जैसे कि सबसे पहले है सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। वुड का जो बाउंड्री है वो सेपरेट कर पाओगे तो हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि एयर में आपको ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो इसको सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे तो होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। देन सॉइल को आप इजीली सेपरेट कर पाओगे तो हम लोग कहेंगे ये आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो हम लोग सिंपली सॉइल को हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। विनेगर का बाउंड्री को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही फिल्टर टी का मतलब क्या होता है, जब चाय बनने के बजाय हम लोग छाक लेते हैं, जो चाय कप के अंदर होता है उसको हम लोग फिल्टर टी कहेंगे। इसमें आपका मिल्क रहेगा, शुगर रहेगा एंड वाटर रहेगा और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिल्टर टी भी आपका होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो जो गिवन एग्जांपल है उसमें से जो होमोजेनस मिक्सचर है सोडा वाटर है, देन एयर है, विनेगर है एंड लास्टली फिल्टर्ड टी, ये आपका होमोजेनस हो जाएगा एज दे आर नो सेपरेशन बाउंड्री इन दी सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनस मिक्सचर आपका सिंपली वुड एंड सॉइल हो जाएगा एज वी कैन इजिली सी दी सेपरेशन बाउंड्री। तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाएगा जिसमें आप बाउंड्री को सेपरेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बताना है, आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया गया है तो आपको कंफर्म करना है कि वो प्योर वाटर है या नहीं है। तो प्योर वाटर को कंफर्म करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड के पास एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो भी लिक्विड है उसका कोई ना कोई एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। वैसे ही प्योर वाटर का भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस सिंपली हम लोग ऐड करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो प्योर वाटर का जो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन है। तो हम लोग कलरलेस लिक्विड को बॉयल करेंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, वैसे ही अगर कलरलेस लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है। अगर वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता है 100 डिग्री सेल्सियस में तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर नहीं है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे एवरी लिक्विड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। Hence, to verify if the colorless liquid is pure water, we will boil it and observe its boiling point. तो colorless liquid को हम लोग boil करेंगे और उसके boiling point को observe करेंगे। If the liquid start boiling at a sharp 100 degree Celsius, then the colorless liquid will be pure water. तो जैसे हम लोग boiling point को जो observe करेंगे, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, अगर वो colorless liquid boil होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो प्योर वाटर है। तो ऐसे ही हम लोग कलरलेस लिक्विड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्योर वाटर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। गिवन एग्जांपल में से प्योर सब्सटेंस को बताना है कि इनमें से कौन कौन प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज अ मैटर
which consist of single type of particles and has specific properties। तो प्योर सब्सटेंस आपका सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो बेसिकली एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है। सबसे पहला है आइस। आइस बेसिकली वाटर का ही एक फॉर्म है। वाटर में देखोगे H और O एलिमेंट है, दोनों एक फिक्स रेशियो में है, तो जो आइस है वो आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एक फिक्स रेशियो में मिक्स्ड होकर बनता है HCl, तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क एक मिक्सचर है जिसमें आपका फैट है, तो मिल्क आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, इसमें फिक्स रेशियो में मिक्स नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी कैल्शियम प्लस ऑक्साइड है जो कि एक फिक्स रेशियो में है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। आयरन सिंपल एक एलिमेंट से मिलकर बना है। मरकरी भी एक एलिमेंट से मिलकर बना है, Hg इसका केमिकल फॉर्मूला है। वुड में आपका मिक्सचर है, ब्रिक्स भी मिक्सचर है और एयर भी मिक्सचर है। ये मिक्सचर है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है और ये फिक्स रेशियो में नहीं है। यहाँ पर आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन जो एलिमेंट मिक्स्ड है एक फिक्स रेशियो में है। इसी वजह से इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं और उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग गिवन जो भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसमें से आइस वाटर का एक फॉर्म है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फ्लोइंग मिक्सचर। गिवन एग्जांपल में सिंपली आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए याद रखना, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और इसमें जो भी एलिमेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। वैसे अगर कोल की बात करें तो कोल भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करें, इसमें बहुत सारे सॉल्ट है और मिनरल्स है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सी वाटर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सोडा वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, उसी को सोडा वाटर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन वाटर, इसी को हम लोग सोडा वाटर कहते हैं और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए सोडा वाटर भी एक सॉल्यूशन है। एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पाया जाता है और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गिवन एग्जांपल में से सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर आपका होमोजेनस मिक्सचर है और सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। आपको बताना है कि जो गिवन एग्जांपल है इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए याद रखना है जो पार्टिकल है वो लार्ज होना चाहिए, बेसिकली 1 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो लार्ज पार्टिकल आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है और आपका सस्पेंशन में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। वहीं अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन की, तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। तो गिवन एग्जांपल में मिल्क एंड आपका जो स्टार सॉल्यूशन है वो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन है और आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो यही दो एग्जांपल आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इसका पार्टिकल लार्ज होता है। वहीं अगर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसका पार्टिकल स्मॉल होता है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासिफाई द फ्लोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यहाँ जो भी एग्जांपल गिवन है इसको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्लासिफाई करना है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जानते हैं। एलिमेंट के बारे में याद रखना है आपको कि एक ही एटम से मिलकर बना होता है और इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, कांट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल रिएक्शन। वही अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम होगा तो मोर देन 1 एटम, यहाँ जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कंपोजिशन। वही अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर में भी आपका मोर देन 1 एटम होता है, लेकिन सिंपली याद रखना इसमें कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, तो नो फिक्स्ड कंपोजिशन। बस आपको यही ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले सोडियम है, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na होता है और ये सिंपली एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, इसी वजह से जो सोडियम है वो आपका एलिमेंट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3,
कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ पर एक से ज्यादा एटम है और एक फिक्स्ड कंपोजिशन में है, इसी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड हो जाएगा। एयर की बात करें तो एयर एक तरह का मिक्सचर है जिसमें एक से ज्यादा गैस है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ जो भी गैस मिक्स्ड है इसमें कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, इसी वजह से एयर को हम लोग सिंपली मिक्सचर कहेंगे। वैसे ही ब्लड में भी अलग अलग एलिमेंट है, लाइक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है आपका, लेकिन यहाँ पर भी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, तो ब्लड भी आपका मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सॉइल की बात करें, सॉइल भी एक तरह का मिक्सचर है, इसमें भी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, तो सॉइल भी मिक्सचर हो जाएगा। टीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो SN है और यहाँ पर सिंपल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए टीन आपका एलिमेंट हो जाएगा। सोप भी एक तरह का मिक्सचर ही है, शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है जिसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, तो इसको भी हम लोग सिंपली मिक्सचर कह देंगे। सिलिकॉन का जो केमिकल फॉर्मूला है SI है, इसमें भी एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है और इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो सिलिकॉन भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मीथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखोगे एक से ज्यादा एटम और एलिमेंट है, लेकिन ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन में है, इसलिए मीथेन आपका कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सिल्वर की बात करें, केमिकल फॉर्मूला Ag होता है, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, तो आपका सिल्वर एलिमेंट हो जाएगा। कोल आपका मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है लेकिन एक फिक्स कंपोजिशन में है, इसलिए कंपाउंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एलिमेंट है ये आपका सोडियम है, देन आपका टीन है, देन आपका सिलिकॉन है एंड लास्टली आपका सिल्वर है, ये एलिमेंट हो जाएगा। वही अगर कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, देन आपका मीथेन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो बेसिकली आपका मिक्सचर हो जाएगा। हम लोग समराइज कर लेते हैं। एलिमेंट सोडियम दैट इज Na, केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, सिल्वर दैट इज Ag, टीन दैट इज Sn एंड सिलिकॉन दैट इज Si। ये केमिकल फॉर्मूला है, ये सब एलिमेंट है। वही अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कंपाउंड है, मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। मिक्सचर की बात करें तो सॉइल हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन है, कोल है, एयर है, सोप है एंड ब्लड है। तो बस आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिमेंट एक एटम से मिलकर बना होता है, इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इसमें आपका फिक्स कंपोजिशन होता है। मिक्सचर भी एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, तो ऐसे ही आप क्लासिफाई करोगे। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो भी गिवन एग्जांपल है इसमें सिंपली बताना है किसमें केमिकल चेंजेस हुआ है। तो केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज आपको याद रखना है, जिसमें से पहला चीज याद रखना है, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट में आपको एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हुए दिखेगा। तो पहला चीज याद रखना कि केमिकल चेंजेस आप तभी बोलोगे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद एक नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूसरा, जो रिएक्शन है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इस गिवन एग्जांपल में सिंपली आप आइडेंटिफाई करना कौन सा प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। अब अगर आइडेंटिफाई कर लोगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिंपली उसको आप केमिकल चेंजेस बोल देना। तीसरा है कि रिएक्शन में जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड इसमें इन्वॉल्व होगा। अब गिवन एग्जांपल में देखेंगे, सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। नॉर्मली मान लो प्लांट आपका ये है, कुछ समय के बाद जो प्लांट का हाइट है बढ़ने लगा, यानी उसका ग्रोथ होने लगा। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट के अंदर, इसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है। और दूसरा, इसमें सिंपली आप देख सकते हो जो ये प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, यानी जब एक बार प्लांट का हाइट बढ़ जाएगा उसका हाइट फिर कम नहीं होगा, तो हम सिंपली कहेंगे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यही दोस्त हम कह सकते हैं जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो एक केमिकल चेंजेस है, इसमें केमिकल चेंजेस होगा, तो एक केमिकल प्रोसेस है। दूसरा है कुकिंग ऑफ फूड। तो कुकिंग ऑफ फूड में भी सिंपली इसमें भी आप देख सकते हो कि एक बार फूड बनने के बाद वो फूड रिवर्स नहीं होगा, यानी ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड में भी आपका केमिकल चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब एक बार कैंडल पूरा बर्न हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा। और एक चीज और याद रखना है, जब हम लोग बर्न की बात करेंगे कुछ ना कुछ धुआं बाहर निकलता है, और फिर आप देख सकते हो इसमें से लाइट भी बाहर निकल रहा है, यानी एनर्जी यूज हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल आपका केमिकल चेंजेस होगा। तो बर्निंग अगर है
तो केमिकल चेंज ही होगा। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन आर्टिकल्स है ड्यू टू मॉइस्चर, इसमें एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। इसमें भी केमिकल इन्वॉल्व है। जब एक बार आयरन आर्टिकल्स में रस्ट लग जाता है तो आर्टिकल रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी फिर से प्योर आयरन नहीं बन सकता है, तो ये भी आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो हम लोग सिंपली कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में भी केमिकल चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। जब हम लोग फूड को खाते हैं तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आप फूड नहीं बना सकते हो, यानी ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरा, इसमें भी जब हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं इसमें भी अलग अलग केमिकल इन्वॉल्व होता है, तो सिंपली डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंजेस है। ये जो 5 एग्जांपल है ये सिंपली दिख रहा है कि केमिकल चेंज है, क्योंकि हर एक प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। आपके पास सैंड है, सैंड में हम कुछ आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर देते हैं, तो आप सिंपली इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हो, यानी हम मैग्नेट का यूज करेंगे। तो मैग्नेट को जैसे ही आप इस मिक्सचर के पास लेके आओगे, जो भी आपके पास आयरन फिलिंग्स है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेट में जाके चिपक जाएगा, तो जिसकी वजह से मैग्नेट अलग हो जाएगा और आपका सैंड अलग हो जाएगा। तो जो मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए केमिकल चेंजेस नहीं है और इसको आप इजीली सेपरेट कर पाओगे, तो ये आपका बेसिकली फिजिकल चेंजेस होता है। दूसरा एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो जब आप वाटर को फ्रीज करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आइस का टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आइस फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, यानी यहाँ पर भी आपको रिवर्स होते हुए दिखेगा, यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम लोग सिंपली कहेंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हुआ है, बेसिकली एक फिजिकल चेंजेस है। तो ये जो लास्ट का 2 है वो एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस का, स्टार्टिंग का जो 5 एग्जांपल है वो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। तो हम लोग सिंपली जो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज होगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड कुकिंग ऑफ फूड।